ठीक है। तो दूसरा चरण 1813 से लेकर के 58 तक है। तो पहले चरण में ऐसी कोई खास व्यवस्था नहीं की गई, ऐसा कोई राशि का आवंटन नहीं किया गया शिक्षा के प्रसार के लिए या शिक्षा के विकास के लिए। यहाँ है कि जैसे कलकत्ता मदरसा का स्थापना किया गया था शुरुआती फेज में, जैसे बनारस में संस्कृत कॉलेज का स्थापना किया गया था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई है। तो ये शुरुआती फेज है, इसमें ऐसा कोई बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं किया गया या कुछ ऐसा कह सकते हैं कि ये नहीं हुआ था। 1813 से 58 वाला जो फेज है, सेकेंड फेज, इसमें मतलब शिक्षा के विकास के लिए पहली बार राशि आवंटित की गई, 1 लाख की राशि 1813 के अधिनियम में। 1813 के अधिनियम में याद है ना, 1 लाख की राशि का प्रावधान था सालाना। लेकिन वो बात अलग है कि ये अगले 10 वर्षों तक भी 1 लाख की राशि खर्च नहीं की गई, ये तो अलग चीज है। लेकिन पहली बार ये पहल की गई कि अब शिक्षा के विकास के लिए कुछ पैसे खर्च किए जाएंगे, कुछ राशि खर्च की जाएगी। लेकिन भाई साहब यहाँ एक विवाद खड़ा हो जाता है। अब ये विवाद कहलाता है आंग प्राच्य विवाद। प्राच्य विवाद। अब ये क्या है? दिक्कत ये आ रहा था कि भैया ये जो 1 लाख रुपया आवंटित किया गया है, अब ये 1 लाख रुपया खर्च किस भाषा में शिक्षा के विकास के लिए किया जाएगा? या अंग्रेजी भाषा में पाश्चात्य शिक्षा के विकास के लिए किया जाएगा, या भारतीय भाषाओं में प्राच्यवादी शिक्षा के विकास के लिए किया जाएगा? ये तो मुद्दे की बात है। तो ये विवाद आगे चलता रहा। अब इसी विवाद के समाधान के लिए जनरल कमिटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन नामक एक संस्था का गठन किया गया। अब ये संस्था भी बेचारा फेल हो गई इस विवाद को समाधान के लिए कि पैसा कहाँ खर्चा किया जाए, समझ रहे? तो जब ऑकलैंड का शासनकाल आया तो ऑकलैंड के शासनकाल में ये विवाद खत्म हो गया, पूर्णतः समाप्त हो गया। निष्कर्ष ये निकला कि ज्यादातर जो पैसा है वो खर्च किया जाएगा अंग्रेजी शिक्षा में, पाश्चात्य शिक्षा, अंग्रेजी भाषा में पाश्चात्य शिक्षा के लिए ज्यादा पैसा खर्च किया जाएगा, और थोड़ा बहुत पैसा भारतीय भाषाओं में जो शिक्षा का प्रसार किया जाएगा उसमें थोड़ा सा पैसा खर्च किया जाएगा, ज्यादा नहीं। अब जैसे बात एक सवाल खड़ा होता है कि कंपनी भारत में आई थी व्यापार करने के लिए, धीरे धीरे वो लूटपाट करने लगी। अब उनका मुख्य उद्देश्य तो लूटपाट है। तो ये शिक्षा का विकास क्यों कर रही है? भारतीय समाज में शिक्षा का विकास क्यों कर रही है? उससे क्या बेनिफिट मिलेगा? बेनिफिट है तो स्वार्थी लोग। शिक्षा का विकास इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ की परिस्थितियां, यहाँ का कल्चर, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का भाषा, यहाँ की बोली, वो भी तो उनको समझना है, वो तो उनको आता नहीं था। तो यहाँ प्रशासन चलाना है, यहाँ चीजें चलाने के लिए यहाँ की परिस्थितियों को समझना जरूरी है, तो उसके लिए कुछ लोग चाहिए। तो समाज के पूरे, या कह सकते हैं कि पूरे समाज को शिक्षित नहीं किया जा रहा है, वैसे ध्यान देने की बात है। समाज के कुछ लोगों को, कुछ खास लोगों को ही शिक्षित किया जा रहा है ताकि वो प्रशासन चलाने में सुचारू रूप से इनका मदद करे। ठीक है, ये इनका पीछे चल रहा है बैकग्राउंड।
फिर धीरे धीरे यही क्रम आगे बढ़ता जाएगा। तो धीरे धीरे वुड्स डिस्पैच आएगा 1854 में। वो बहुत बड़ा, मतलब कह सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण घटना है वो शिक्षा के विकास के लिए। वहाँ शिक्षा संस्थाओं के लिए अनुदान की राशि की व्यवस्था की जाती है, महिला शिक्षा पर जोर दिया जाता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। हाँ, विश्वविद्यालय ये लंदन विश्वविद्यालय की तरह कलकत्ता, मद्रास और हाँ बॉम्बे में यहाँ विश्वविद्यालय खोला गया था वुड्स डिस्पैच के बारे में। तो अब पॉइंट बाय पॉइंट करके हम थोड़ा लिख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, इस चरण में, पहला चरण, इस चरण में कंपनी के द्वारा कुछ शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना की गई। जैसे 1781 में कलकत्ता मदरसा वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा, 1784 में कॉमा देख लीजिएगा, बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा, तथा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, हाँ ये मिस्टेक, विलियम जोन्स किया था एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। संस्कृत कॉलेज का तो जोनाथन डंकन किया था। तो लिख लीजिए इसको, जोनाथन डंकन, बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए। इस चरण में भारतीय भाषा एवं संस्कृति से संबंधित कुछ संस्थाओं का स्थापना किया गया। अगला पॉइंट देखिए, कंपनी की शिक्षा नीति से स्वदेशी भाषा एवं शिक्षा को काफी नुकसान हुआ। दूसरा चरण लिखिए। इस चरण में पहली बार शिक्षा के विकास के लिए राशि आवंटित की गई। जैसे 1813 के अधिनियम में 1 लाख रुपए सालाना शिक्षा के विकास के लिए का प्रावधान था। हालांकि इस राशि को भारतीय भाषा में प्राच्यवादी शिक्षा के विकास के लिए या अंग्रेजी भाषा में पाश्चात्य शिक्षा के विकास के लिए खर्च किया जाए, यह निश्चित नहीं हो पाया। इसे आंग्ल प्राच्य विवाद कहते हैं। अगला पॉइंट लिखिए। इस विवाद के निपटान के लिए या समाधान के लिए जनरल कमिटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन नामक संस्था की स्थापना की गई। परंतु
यह संस्था भी इस विवाद को या इस विवाद के समाधान में असमर्थ रही। अंततः अगला पॉइंट देखिए, अंततः ऑकलैंड के शासनकाल में यह विवाद खत्म हुआ और यह निश्चित हुआ कि अधिकतम राशि अंग्रेजी भाषा में पाश्चात्य शिक्षा के विकास के लिए खर्च किया जाएगा एवं कुछ राशि भारतीय भाषाओं में प्राच्यवादी शिक्षा के विकास पर खर्च किया जाएगा। नोट करके लिख लीजिएगा, जो आंग्ल समर्थक थे, जो पाश्चात्य शिक्षा का सपोर्ट कर रहे थे और जो भारतीय भाषाओं में प्राच्यवादी शिक्षा का सपोर्ट कर रहे थे, उनका हम लोग नाम लिख लेंगे। ठीक है, तो पहले लिखिए प्राच्यवादी समर्थक। इसमें लिखिए वॉरेन हेस्टिंग्स, जेम्स प्रिंसेप, विल्सन, थॉमस मुनरो, एलिफिंस्टन इत्यादि। दूसरा लिखिए आंग्ल समर्थक में राजा राम मोहन रॉय, मैकॉले, विलियम बैंटिंग, ऑकलैंड इत्यादि। आगे करके लिखिए पॉइंट बना के, हाँ अलग ही लिखिए। कंपनी के शासनकाल में शिक्षा के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटना 1854 के वुड्स डिस्पैच को माना जाता है। इसे शिक्षा के विकास के लिए मैग्ना कार्टा कहा जाता है, या शिक्षा के विकास में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके बारे में कुछ पॉइंट बना के लिख लेंगे। लिखिए नीचे कुछ प्रमुख बिंदु। पहला लिखिए, प्रत्येक प्रांत में शिक्षा विभाग एवं शैक्षणिक संस्थाओं को अनुदान का प्रावधान, ये व्यवस्था। अगला पॉइंट लिखिए, प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में एवं उच्च शिक्षा अंग्रेजी भाषा में। तीसरा पॉइंट लिखिए, शिक्षकों को प्रशिक्षण महिला शिक्षा, कॉमा देखिए महिला शिक्षा, कॉमा दीजिए तकनीकी शिक्षा इत्यादि पर जोर। चौथा पॉइंट लिखिए, लंदन विश्वविद्यालय की तरह
भारत में कलकत्ता, मद्रास एवं बॉम्बे में भी विश्वविद्यालयों की स्थापना। अगला पॉइंट लिखिए, औपचारिक तौर पर अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत की या निस्पंदन सिद्धांत को छोड़ने की घोषणा की गई। अब कुछ हम लोग लिख लेंगे पॉइंट बना के। लिखिए, हाँ टॉपिक दिए, 1858 तक शिक्षा के क्षेत्र में कंपनी की सरकार के द्वारा निम्न महत्वपूर्ण कार्य किए गए। लिखिए, इस चरण में आधुनिक शिक्षा पद्धति, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम तथा शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना की गई। शिक्षा के प्रसार के द्वारा, अगला पॉइंट लिखिए, शिक्षा के प्रसार के द्वारा आधुनिक विचारों का भी प्रसार हुआ, जैसे स्वतंत्रता, बंधुत्व, संप्रभुता, राष्ट्रवाद इत्यादि। अगला पॉइंट लिखिए, हाँ 1848 में, हाँ ये आलोचना भी हो सकता है, इसको करके लिख सकते हैं, ठीक है। लिखिए, 1848 में सरकारी नौकरी में या सरकारी नौकरी के लिए अंग्रेजी का ज्ञान को अनिवार्य कर दिया गया, जिससे स्वदेशी भाषा एवं शिक्षा को भारी नुकसान हुआ। अगला पॉइंट लिखिए, महिलाओं को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया गया। अगला पॉइंट लिखिए, जेई वैल्यून नामक अधिकारी के माध्यम से महिला शिक्षा को बढ़ावा मिला। अगला पॉइंट लिखिए, 1854 के वुड्स डिस्पैच के माध्यम से भी महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। कुछ आयोग का नाम हम लोग लिखेंगे, शिक्षा आयोग का नाम कुछ।
1882-83 में हंटर शिक्षा आयोग, अगला देखिए 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट, एक्ट 1937 में वर्धा शिक्षा योजना, 1948-49 में राधा कृष्णन आयोग, ब्रैकेट में लिखिए इसकी अनुशंसा पर यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी की स्थापना हुई थी। अगला लिखिए 1902 में थॉमस रैले आयोग। हाँ, ये सब आगे पढ़ेंगे हम लोग, बस नाम लिख ले रहे हैं। तो ये सभी शिक्षा का विकास की बात हो रही है ना, इसकी। 1902 में थॉमस रैले आयोग। अगला लिखिए 1917 में सैंडलर आयोग। एक और लिख लीजिए 1944 में सार्जेंट योजना। सार्जेंट योजना इसके ब्रैकेट में करके लिखिएगा 6 से 11 साल तक के बच्चों के लिए, 6 से 11 साल के या 11 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। ठीक है, तो आज हम लोग देख लिए ब्रिटिश काल में शिक्षा का विकास। ठीक है, अब हम लोग कल से देखेंगे कुछ नागरिक विद्रोहों के बारे में पढ़ेंगे। धीरे धीरे फिर हम लोग 1857 का विद्रोह, पहले हम लोग कुछ नागरिक विद्रोह पढ़ेंगे 1857 के विद्रोह से पहले, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे नहीं, अब थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे, ठीक ना। चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। चलिए, थैंक यू।